नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। बता दें, इससे पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा था कि सरकार किसानों के कानून जैसी देरी न करे, तुरंत कानून वापस ले, नहीं तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी पहुंच गया। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को हड़ताल खत्म करवाने के सख्त आदेश जारी किए। चीफ जस्टिस की बेंच ने आदेश में कहा कि सरकार इस हड़ताल को खत्म करवाने के लिए आज ही कार्रवाई करे। कांग्रेस ने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर कहा है कि यह कानून तब लाया गया जब विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसद निलंबित थे, इसलिए न विपक्ष से कोई चर्चा हुई न कोई सवाल पूछा गया। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर कहा, कृषि कानून की तरह इस पर भी प्रभावित वर्ग से चर्चा किए बिना उन पर कानून थोप दिया गया। हिट एंड रन प्रावधान से नाराज ट्रक ड्राइवर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उनको सहारा मिला है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने जल्दबाजी में भारतीय न्याय संहिता बनाई, जिसका नतीजा ट्रक ड्राइवरों की नाराजगी है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना ऑपोजिशन से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। पीएम मोदी पर तंज करते हुए उन्होंने लिखा, जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। राहुल ने कहा कि सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सीएए के नियमों को अगले आम चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के सदस्य जो कानूनी रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं और नागरिकता की प्रतीक्षा करते समय उनके दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो गई है, वो भी सीएए के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे। बता दें, सीएए जिसे दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था, हालांकि अभी तक ये लागू नहीं किया गया है। नियमों के नोटिफाइड होने के बाद ही अधिनियम लागू होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कंट्रोल करने वाले एक नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। याचिका ने अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी का गठन करते हुए चयन के लिए एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू करने की मांग की है। बता दें, नए कानून मार्च 2023 की संविधान पीठ के फैसले को दरकिनार करता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया गया था। हालांकि नए कानून में कहा गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सीजेआई को इक्वेशन से बाहर कर दिया गया है और सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधानता हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से रेल हादसों को रोकने के लिए उठाए गए सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रेलवे में सुरक्षा के क्या मानक अपनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम या कवच को लेकर जानकारी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा कि सुरक्षा को लेकर रेलवे ने कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए हैं या करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है वो 4 हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई में इसकी विस्तृत रिपोर्ट दें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने अपना नारा तय कर लिया है। केंद्र में तीसरी बार आने की कोशिशों में जुटी बीजेपी का नया नारा होगा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। इस तरह बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की 543 सीटों में से 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर लिया है। बता दें, बीजेपी ने 2014 लोकसभा के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया था। सीपीआई महासचिव डी राजा ने द हिंदू से इंडिया ब्लॉक को लेकर बात की है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि इंडिया की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस बात पर सहमति बनी कि हमें सार्वजनिक बैठकें और रैलियां आयोजित करनी चाहिए।
पहली रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में करने की योजना थी, लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। इससे गलत संदेश गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे की बातचीत राज्य स्तर पर शुरू होनी है और हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। हर राज्य में राजनीतिक सिचुएशन अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में किसी को बहुत अधिक समस्याओं की उम्मीद नहीं है, भले ही ऐसी अटकलें हैं कि कांग्रेस 2019 में लड़ी गई सीटों की तुलना में अधिक सीटें मांग सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में लेफ्ट और टीएमसी के बीच सीटों का तालमेल असंभव लग रहा है। इंडिया गठबंधन के बारे में टीवी मीडिया पर फैल रही मतभेद की खबरें फिर से निराधार साबित हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन की बुधवार को वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। सूत्रों ने बताया है कि जेडीयू प्रमुख को 3 जनवरी को इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गठबंधन में नीतीश की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार कर चुके हैं और उन्हें विपक्षी गुट का संयोजक बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस ही लाने जा रही है। वर्चुअल बैठक जूम पर होगी। इंडिया की बुधवार को वर्चुअल बैठक हर नजरिए से महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के भी शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में सीट शेयरिंग की चर्चा आगे बढ़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ इसको लेकर कह रहे हैं कि कहीं इंडिया ने संयोजक बनाने में देरी तो नहीं कर दी है। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इसके दल आपस में ही भिड़कर तितर बितर ना हो जाए। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला साध दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में एक मां अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी अगर सुना सकती है तो एक थी कांग्रेस होगी। इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और मोदी जी के विचार काफी मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है। दोनों ही मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। ईवीएम पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के द्वारा उठाई गई चिंताओं पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि चुनाव आयोग के जवाब से विशेष चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के मेंबर से बैठक की मांग की है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पष्टीकरण को सामान्य कहा और कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद इंडिया के दलों के डेलीगेशन को कोई सुनवाई या बैठक नहीं दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में जयराम रमेश ने लिखा, वीवीपैट पर्चियों के उपयोग पर 19 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ एक बैठक की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करने में असमर्थ रहा। रमेश ने लिखा, 20 दिसंबर 2023 को हमने पिछले दिन आयोजित इंडिया दलों के नेताओं की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए ईसीआई के साथ मिलने के समय देने का अनुरोध किया था। हम इस प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने और चर्चा करने के लिए ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आने वाले 1 वर्ष के लिए इस राज्य में नई सरकार के गठन का प्लॉट तैयार हो रहा है। जमीन घोटाला और अवैध खनन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हेमंत सोरेन पर ईडी की जांच चल रही है। इसमें हेमंत सोरेन फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ईडी कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इस संकट को देखते हुए वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। इस नए संकट के बाद हेमंत सोरेन ने 3 जनवरी को महागठबंधन के विधायक की बैठक बुलाई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि इस बैठक में कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के नाम को आगे किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार पर आए संकट के बाद हेमंत सोरेन कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। उन्होंने इसके लिए झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन से भी मुलाकात की है। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इन घटनाक्रमों ने झारखंड के राजनीति में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। सबकी नजर हेमंत सोरेन और ईडी की कार्रवाई पर लगी है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयानों की आलोचना करते हुए उन्हें कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री और बजरंग दल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर वो मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के एक वर्ग को ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता विनाश की अंधेरी गलियों में धकेलने जा रहे हैं। हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के दायरे में आता है। बता दें, ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद के एक कार्यक्रम में मुसलमान युवकों को बीजेपी की गतिविधियों से सावधान रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों, अपनी मस्जिद हमने खो दी। आप देख रहे हैं, क्या तुम्हारे और हमारे दिल में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल सदाएं दी, जहां बैठकर हमने कुरान करीम का जिक्र किया, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है।
उन्होंने कहा था कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, नहीं तो 3-4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। बिहार में बीजेपी आज यानी 2 जनवरी से लव कुश यात्रा निकाल रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर लव कुश रथ यात्रा को रवाना किया। ये रथ बिहार के सभी जिलों में घूमेगी और इस यात्रा का समापन 22 जनवरी को अयोध्या में होगा। इस यात्रा के जरिए पार्टी बिहार में घर घर तक राम मंदिर के लिए आमंत्रित करेगी। इस यात्रा को लव कुश यात्रा नाम देने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। टीएमसी के अंदर पुराने नेताओं और अभिषेक बनर्जी के युवा साथियों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी के अंदर रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेता कह रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक को लोकसभा लड़कर अब पार्टी की राष्ट्रीय पहचान मजबूत करनी चाहिए। इसी अंदरूनी कलह की खबरों के बीच अभिषेक बनर्जी ने सोमवार शाम को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। टीएमसी के 27वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा पदाधिकारियों के बीच कामकाज को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाने के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता और अभिषेक की बैठक 2 घंटे तक चली। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस आंतरिक कलह पर तर्ज कस रहे हैं। ममता अनुभवी नेताओं को साथ लेना चाहती हैं, जबकि अभिषेक का तर्क है कि अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अभिषेक के करीबी नेता ने कहा वो पार्टी सुप्रीमो से मिलने गए, हमें बैठक के एजेंडे की जानकारी नहीं है। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के बीच ये झगड़ा बढ़ गया था। सीनियर नेताओं ने युवा ब्रिगेड के नेता अभिषेक पर तंज करते हुए तीखे जवाब दिए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। 4 जनवरी को पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या शर्मिला तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की तरह कमाल कर पाएंगी। कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के लिए दक्षिण के लिए अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। क्या वाईएस शर्मिला राजनीति में उसी तरह पारंगत हैं और क्या वो कांग्रेस के लिए उस आंध्र प्रदेश में मौका भुना पाएंगी जहां उनके भाई जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व शर्मिला को इस साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है। समझा जाता है कि इस कदम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। पार्टी को उम्मीद है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी छोड़ने के इच्छुक लोग अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये काफी अहम इसलिए है कि प्रमुख विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी संघर्ष करती दिख रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नामक एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने की इस योजना की टैगलाइन है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें आखिर भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही प्रधानमंत्री संग्रहालय में नरेंद्र मोदी गैलरी जनवरी के दूसरे सप्ताह में खोली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समर्पित गैलरी के ठीक बाद मोदी गैलरी होगी, जो पिछले 9 वर्षों में उनकी प्रमुख उपलब्धियों को दिखाएगी। इसी के संस्कृति वाले हिस्से में राम मंदिर का निर्माण और अन्य मंदिरों का कायाकल्प होगा। इसके अलावा पीएम का साइंस और टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना जैसे समेत बाकी चीजों पर उनका फोकस बताया जाएगा। गैलरी के विभिन्न सेक्शंस में से एक है बाल्यकाल से शासन तक, जो मोदी के प्रारंभिक जीवन को समर्पित है, जो वडनगर में उनके बचपन के वर्षों के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भी दिखाता है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के तेंगनौपाल जिले के मोरेह शहर में एक बार फिर से तनाव फैल गया है। मंगलवार को यहां सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच फिर से गोलीबारी हुई। पुलिस के मुताबिक राजधानी इम्फाल से करीब 107 किलोमीटर दूर चावांगफाई इलाके में ये गोलीबारी मंगलवार सुबह उस समय हुई जब पुलिस ने तलाशी अभियान के तहत 2 लोगों को हिरासत में लिया था। दोनों लोगों को एक दिन पहले पुलिस कर्मियों पर हुए हमले में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इस दौरान महिलाओं ने पकड़े गए दोनों लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान कथित उग्रवादियों ने पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी बरसा दी, जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां दागी। IIT BHU की छात्रा के साथ 2 महीने पहले हुए कथित गैंगरेप के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी की मांग है कि इस केस के तीनों अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा कांग्रेस मांग कर रही है कि BHU परिसर में नवंबर में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर जिन विद्यार्थियों पर मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लिया जाए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के सहयोगी संगठनों जैसे NSUI, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
कांग्रेस महिला मोर्चा की नेता पूनम कुंडू ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने उस बच्ची के साथ शर्मनाक काम किया। उनके अनुसार ऐसे लोगों को फांसी देकर मिसाल कायम करना चाहिए। तत्काल कार्रवाई न करने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। आरबीआई ने कहा है कि 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 2000 के बैंक नोटों का चलन घटकर 9,330 करोड़ रह गया है। इस प्रकार 2000 के बैंक नोटों का 97.38% वापस आ चुका है। बता दें 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.5 लाख करोड़ रुपए था, जब 2000 बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। बैंक नोटों को वापस आ जाने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि क्या आपको वो धूमधाम याद है जिसके साथ पीएम ने सबसे पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को रातों रात बंद कर दिया था और साथ ही 2000 रुपए के नोट को चलन में ले आए थे। इसे ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी, गेम चेंजर, मास्टर स्ट्रोक आदि के रूप में सराहा गया था। हकीकत यह है कि 99.3% बंद नोट सिस्टम में वापस आ गए। कोई भी उद्देश्य, विशेषकर काले धन को नष्ट करना और आतंकी फंडिंग पर रोक लगाना, पूरा नहीं हुआ। इसके बजाय नोटबंदी के साथ साथ खराब तरीके से डिजाइन की गई जीएसटी और फिर अचानक कोविड-19 लॉकडाउन से एक तिहरा झटका लगा था, जिससे सूक्ष्म और छोटे व्यवसाय वास्तव में कभी उभर नहीं पाए। कई व्यवसाय और कारखाने या तो बंद हो गए या उनका आकार छोटा हो गया है। हालांकि शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों पर खुदरा बाजार अभी भी पुनर्जीवित नहीं हुआ है। जयराम रमेश ने कहा, अब आरबीआई की रिपोर्ट है कि हाल ही में वापस लिए गए 2000 के नए नोटों में से 97% से अधिक वापस आ गए। उन्होंने कहा, ये पूरा नाटक कितना बेकार, अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज बन गया है, सब सिर्फ एक आदमी के अहंकार को बढ़ावा देने के लिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।